Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 27th of September 2020. 27 सितंबर 2020 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे. बिफोर वी स्टार्ट दीज आर द क्वेश्चंस फॉर यू टुडे. पहला क्वेश्चन है, रेस 2020 इज अ मेगा वर्चुअल समिट ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय. क्वेश्चन बताने से पहले जो ये सारी नोट्स हैं ये सारे अवेलेबल करा देता हूँ मैं इस समय वेबसाइट में. तो वेबसाइट के नीचे लिंक आपको दिए, उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट अपलोड किया जाएगा, GS 1, 2, 3, 4 सबसे रिलेटेड, इंटरनेशनल बॉडी से रिलेटेड. तो डू विजिट द वेबसाइट एंड डू उसमें सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री सब्सक्रिप्शन है एंड यू कैन विजिट ऑल द नोट्स अवेलेबल देयर. सारी नोट्स वहाँ पे अवेलेबल कराई जाएंगी, हर चीज़ के ऊपर नोट्स बनाई जाएगी एंड यू कैन विजिट दैट फ्रीली. सो यू शुड विजिट दैट. ओके. और जो कल या एक दो दिन का हिंदू अपलोडेड नहीं है उसमें ज़रूर, तो आज अपलोड हो जाएगा, सही ना, तो वो चीज़ आपको मिल जाएगी. सो लेट्स सी द ऑप्शंस फर्स्ट. रेस 2020. ए इज़ नीति आयोग, बी इज़ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सी इज़ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डी इज़ बोथ ए एंड सी. तो इनमें से किसने ऑर्गेनाइज किया था रेस 2020 आपको बताना है. द करेक्ट आंसर फॉर दिस मैं आपको बता दूंगा, पहले आप तीनों क्वेश्चन सुन लीजिए. सेकेंड क्वेश्चन है, करेक्ट द स्टेटमेंट रिगार्डिंग गार्ड अप्रोच ऑफ आरबीआई. आरबीआई ने भी रिसेंटली गार्ड अप्रोच बताई थी, तो उसके बारे में आपको बताना है कि कौन सा सही है स्टेटमेंट. पहला स्टेटमेंट कह रहा है, इट इज अ स्ट्रेटेजिक अप्रोच टू डील विद द साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स बीइंग फेस्ड बाय अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स. दूसरा, कोऑपरेटिव बैंक्स आर अंडर द सुपरवाइजरी पावर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ या नन. क्वेश्चन नंबर 3 इज consider the following statements with respect to conference on interaction and confidence building measures in Asia. सीका के बारे में statements है. तो पहला statement कह रहा है, its objective is to prevent the proliferation and eventual elimination of weapons of mass destruction. दूसरा statement कह रहा है, India and Pakistan are the member states of सीका. तो which of the following statements are correct, 1 only, 2 only, both या none. मैं आपको आंसर बता देता हूँ. देखो, पहला क्वेश्चन मैंने पूछा था रेस 2020, तो ये नीति आयोग और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि डी विल बी द आंसर फॉर दिस, बोथ ए एंड सी. गार्ड अप्रोच में दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, है ना, क्योंकि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की साइबर सिक्योरिटी थ्रेट से बचाने के लिए ही गार्ड अप्रोच है, GUARD. और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक सुपरवाइजरी कंट्रोल के अंदर आते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के. तीसरा क्वेश्चन जो था सीका में, सेकंड स्टेटमेंट तो सही है. मैंने कल आपको चिल्ला चिल्ला के बताया था कि इंडिया, पाकिस्तान, चाइना सभी इसके मेंबर हैं, याद रखिएगा. और पहला स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि अगर आप सीका के ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे तो उसमें से एक ऑब्जेक्टिव आपको ये भी मिलेगा, प्रिवेंशन एंड प्लोरिफिलेशन ऑफ द इवेंचुअल एलिमिनेशन ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन. तो ये भी है, तीनों स्टेटमेंट इसके सही हैं. लेट्स मूव टू द न्यूज एनालिसिस पार्ट. पहली जो न्यूज़ है वो है, एड्रेस द एस्पिरेशंस ऑफ तमिल पीपल, मोदी अर्जेस राजपक्षा. अब आप सबको पता है कि श्रीलंका का जो पॉलिटिकल जो इस समय चल रहा है उसमें दोनों ही ब्रदर जो है, महिंद्रा राजपक्षा और गोताबाया राजपक्षा. तो गोताबाया राजपक्षा प्रेसिडेंट की पावर में है एंड महिंद्रा राजपक्षा हमें प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है ना. अब हुआ क्या है, अभी रिसेंटली वहाँ पे 20th अमेंडमेंट लाया जा रहा है, 20th अमेंडमेंट बिल लाया जा रहा है, जिसमें कि बहुत ज़्यादा पावर्स किसको दे दी जाएंगी, प्रेसिडेंट को दे दी जाएंगी एंड प्राइम मिनिस्टर विल रिमेन अ रबर स्टैम्प ओनली. ओके, तो प्रेसिडेंट को बहुत सारी पावर्स दी जाएगी अंडर द 20th अमेंडमेंट एक्ट. अब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, देखो श्रीलंका का अगर हम डेमोग्राफिक वो देखें, डिवाइड देखें, तो देर आर सिन्हलीज स्पीकिंग, एक लिंग्विस्टिक में सिन्हली लैंग्वेज है, सिन्हली स्पीकिंग लोग हैं, और दूसरा तमिल स्पीकिंग है, तमिल स्पीकिंग. तो वहाँ पे क्या होता है, तमिल स्पीकिंग और सिन्हली स्पीकिंग में इतना ज़्यादा मतलब कहना चाहिए कि हार्मनी नहीं है. एंड कई वहाँ पे तमिलियंस जो हैं, तमिल स्पीकिंग जो लोग रह रहे हैं वहाँ पे, दे आर डिवाइड ऑफ देयर राइट्स. सो दैट इज द रीजन वाई प्राइम मिनिस्टर मोदी वॉज अर्जिंग दैट प्लीज फॉलो द 13th अमेंडमेंट, प्लीज इंप्लीमेंट द 13th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. ये क्या है 13th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? तो बेसिकली इट्स एन अमेंडमेंट विथ इन्विसाजेस अ मेजर ऑफ पावर डिवोल्यूशन टू प्रोविंसेस. तो 13th अमेंडमेंट जो था वो पावर डिवोल्यूशन के लिए था, मतलब इस तरीके से पावर को बांटना है कि जो तमिलियंस हैं, जो तमिल स्पीकिंग लोग हैं वहाँ, उनको भी पावर मिले थोड़ा, और जो सिन्हलीज हैं उनको भी पावर मिले, ठीक है ना. तो बेसिकली दैट इज व्हाट द 13th अमेंडमेंट इज. तो याद रखिएगा कि 13th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपसे कोई पूछे तो मोटे मोटे शब्दों में आपको ये रखना है कि इट्स अ मेजर ऑफ पावर डिवोल्यूशन इन प्रोविंसेस. ओके, इट्स अ मेजर ऑफ पावर डिवोल्यूशन इन प्रोविंसेस, ठीक है ना. तो वहाँ पे प्रोविंसेस में पावर डिवोल्यूशन का एक तरीका है, इसी कारण से इसको बोला जा रहा था प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा कि प्लीज इंप्लीमेंट योर 13th अमेंडमेंट, ठीक है ना.
Then Prime Minister Modi called the government of Sri Lanka to address the aspirations of Tamil people for equality, justice, peace and respect with a unified Sri Lanka. तो basically he was urging that कि तमिल लोगों के जो equality, justice, peace and respect की है वो सारी चीज़ आप उनको प्लीज़ प्रोवाइड करिए, and that is the reason why 13th amendment has been in news, याद रखिएगा. और 20th amendment वहाँ पे इस समय पास होने वाला है जो कि स्वीपिंग पावर्स दे देगा, किसको दे देगा, प्रेसिडेंट को दे देगा, ठीक है ना. तो ये भी आपको याद रखना है. आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है. यू कैन मूव विद मी. अगली जो न्यूज़ आइटम है वो आई थिंक हड़प्पा से रिलेटेड है. यस, लेक्चर सीरीज टू मार्क द सेंटेनरी ऑफ डिस्कवरी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन. तो यहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन की डिस्कवरी को 100 साल होने वाले हैं. वैसे एक्चुअली मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊँगा कि फर्स्ट जो एक्सकवेशन हुआ था, पहला जो एक्सकवेशन हुआ था हड़प्पा का, वो 1921 में नहीं हुआ था, वो पहले हुआ था 1872-1873 में. फर्स्ट जो एक्सकवेशन था, बेसिक एक्सकवेशन, वो 1872-1873 में ही अलेक्जेंडर कनिंघम ने कर दिया था. अलेक्जेंडर कनिंघम का नाम और कहाँ पढ़ते होगे आप, अगर आपको याद हो तो अलेक्जेंडर कनिंघम का नाम हम पढ़ते हैं जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पढ़ते हैं. आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जब जो बना वो 1861 में जब वो बना फाइनली 1861 में, तो उसके पहले जो डायरेक्टर जनरल थे वो अलेक्जेंडर कनिंघम ही थे, है ना. तो इसलिए हम उनका नाम वहाँ भी पढ़ते हैं. अलेक्जेंडर कनिंघम का नाम हम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के फर्स्ट डायरेक्टर के रूप में भी पढ़ते हैं. और फिर अभी हमने देख लिया कि 1872-73 में जो पहला एक्सकेवेशन हुआ था हड़प्पा का, वो भी अलेक्जेंडर कनिंघम के अंतर्गत ही किया गया था. लेकिन जो फर्स्ट एक्सटेंसिव कहना चाहिए कि आपका फर्स्ट एक्सटेंसिव एक्सकेवेशन हड़प्पा का शुरू हुआ 1920-1921 में बाय राय बहादुर दयाराम साहनी, RDR साहनी, राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा. उसके एक साल बाद मोहनजोदाड़ो का भी डिस्कवरी हुआ 1922 में. मोहनजोदाड़ो वाज डिस्कवर्ड बाय RD बनर्जी, रखलदास बनर्जी द्वारा. ही वॉज एन ऑफिसर ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. 1920 में कहना चाहिए, 1920-1921 ये जो ईयर था ये हड़प्पा का साल था. उसके बाद 1922 जो था आपका मोहनजोदाड़ो का ईयर था. आपके लिए क्वेश्चन मैं ये देता हूँ कि बाकी की जो साइट्स हैं जैसे लोथल है, लोथल आई थिंक RD बिस्ट द्वारा डिस्कवर किया गया था. ऐसे अलग अलग जो सिटीज़ हैं उनके कौन डिस्कवर थे और वो कौन सी रिवर के किनारे हैं, ठीक है ना. तो ये भी आपको बताना है कि रिवर्स मुझे बताना और कौन किस साइड को किसने डिस्कवर, ये भी अगर आप बता सको तो दैट विल बी वेरी गुड फ्रॉम योर साइड. तो ये भी आप एक चीज़ करके मुझे बताना. आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है. सो यू कैन मूव विद मी. आगे आते हैं हम यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी पेज में आ जाते हैं. तो पहला है तो न्यूज़ है डैजलिंग कॉमेट, यानी कि कॉमेट 67P यानी कि चुरियामोव गेरासिमेन्को, याद रखेगा इसका नाम कॉमेट 67P. इसको बोलते हैं चुरियामोव गेरासिमेन्को. इट हैज़ इट्स ओन फार अल्ट्रावायलेट ऑरोरा. इसका खुद का एक फार अल्ट्रावायलेट ऑरोरा है एंड इट इज़ द फर्स्ट टाइम किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इमिशन में देखा गया है कि ये फार अल्ट्रावायलेट ऑरोरा डॉक्यूमेंट किया गया है किसी सेलेस्टियल बॉडी में, ठीक है ना, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट में. तो ये एक कॉमेट है फार अल्ट्रावायलेट ऑरोरा के साथ जिसका नाम है कॉमेट 67P चुरियामोव गेरासिमेन्को. याद रखिएगा नाम इसका चुरियामोव गेरासिमेन्को. दिस इज द नेम ऑफ द कॉमेट. ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आगे मूव करते हैं. फील्ड स्टडी एड्स 5 एम्फीबियंस टू द मध्य प्रदेश फौना लिस्ट. अब मध्य प्रदेश की फौना लिस्ट में 5 एम्फीबियंस जुड़ गए हैं. वहाँ पे इंडियन पन्ना टाइगर रिजर्व जो है वहाँ पे स्टडी की गई थी, 5 स्पीशीज़ निकाली गई हैं. अब यहाँ पे क्रिप्टिक स्पीशीज़, इनको क्रिप्टिक स्पीशीज़ कहा जा रहा है, याद रखिएगा क्रिप्टिक स्पीशीज़. अब व्हाट आर क्रिप्टिक स्पीशीज़, राइट इट डाउन इन योर नोट्स. इट्स अ टर्म यूज टू रिफर टू स्पीशीज़ दैट अपीयर द सेम. ऐसे स्पीशीज़ जो सेम अपीयर होती हों, मतलब कि सेम दिखती हों, बट दे शो अप अ डिफरेंस व्हेन देयर DNA इज एग्जामाइंड. लेकिन जब उनका DNA एग्जामाइन किया जाए तो वो डिफरेंट नजर आएंगे, ठीक है ना. सो दीज आर द क्रिप्टिक स्पीशीज़ विच अपीयर टू बी द सेम बट दे शो अ डिफरेंस व्हेन देयर DNA is examined. जब उनका DNA एग्जामाइन किया जाएगा तो वो डिफरेंट नजर आएंगी. सो दीज आर द क्रिप्टिक स्पीशीज. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आई होप यू विल रिमेंबर दिस क्रिप्टिक स्पीशीज. अब वो कौन कौन से स्पीशीज हैं जो कि ऐड हुई हैं. तो पहली है आपका ड्वार्फ टोड जो कि पेनिनसुलर इंडिया में मिलता है, ड्वार्फ टोड पेनिनसुलर इंडिया. फिर
उड़ीसा फिर एक पैडी फ्रॉग है, इनहेबिटेंट ऑफ ईस्टर्न इंडिया, ठीक है ना। फिर रिंकल्ड क्रिकेट फ्रॉग है अर्लियर विच वॉज ऑब्जर्व इन कर्नाटका। देन पियरेज क्रिकेट फ्रॉग है जो कि नेपाल में है, भूटान एंड असम में भी। एंड देन वेस्टर्न बरोइंग फ्रॉग है विच इज सीन इन वेस्टर्न इंडिया, ठीक है ना। तो दीज आर द स्पीशीज जो कि आपको डिस्कवर की गई हैं इन द मध्य प्रदेश रीजन। क्लाउड कंप्यूटिंग फॉर बेटर फ्लड इनंडेशन मैपिंग। अब क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज किया जा रहा है फॉर फ्लड इनंडेशन, मतलब कि बाढ़ से जो होने वाला नुकसान है या फ्यूचर फ्लड्स यानी कि भविष्य में कहाँ कहाँ बाढ़ हो सकती है, उन सबको रिसर्चर्स जो है वो रियल टाइम मैपिंग कर रहे हैं और इसके लिए क्लाउड कंप्यूटिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है। काफ़ी ज़्यादा सैटेलाइट टेक्नोलॉजी और क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज़ किया जा रहा है। तो यहाँ पर सैटेलाइट टेक्नोलॉजी की बात आई है तो अभी जो फ्लड एक्यूरेसी है, इनंडेशन एक्यूरेसी, वो 94% की आई है। इट इज़ बिकॉज ऑफ द स्पेस बेस्ड सेंसर्स जिनको कि सिंथेटिक अपर्चर राडार बोला जाता है, SAR, सिंथेटिक अपर्चर राडार। ये नाम याद रखिएगा, सिंथेटिक अपर्चर राडार के कारण काफ़ी ज़्यादा हमको जो एक्यूरेसी है वो फ्लड इनंडेशन में मिला है। नाउ SAR इज जो आपका सिंथेटिक अपर्चर राडार है, इट इज़ कैपेबल ऑफ एक्वायरिंग डेटा इन ऑल वेदर कंडीशंस, मेकिंग इट यूजफुल फॉर मैपिंग एंड मॉनिटरिंग द फ्लड इनंडेशन एरियाज। तो ये बेसिकली किसी भी वेदर कंडीशन में काम कर सकता है SAR, इसलिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। अब यहाँ पे एक और नाम है, कॉपरनिकस प्रोग्राम का भी नाम आया है। तो कॉपरनिकस प्रोग्राम का नाम याद रखिएगा, ये यूरोप एजेंसी द्वारा रन किया गया प्रोग्राम है। कॉपरनिकस प्रोग्राम एक यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा रन किया गया प्रोग्राम है और याद रखिएगा इट्स अ अर्थ ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी प्रोग्राम। अर्थ ऑब्जर्वेशन की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए हाईली ग्लोबल कंटिन्यूअस ऑटोनॉमस एंड हाई क्वालिटी प्रोग्राम है जो कि अर्थ ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी को इंक्रीज कर रहा है। तो अगर आपसे पूछा है कि कॉपरनिकस प्रोग्राम मार्स के लिए, सैटेलाइट सैटर्न के लिए, इन सब के लिए है, तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन है कॉपरनिकस प्रोग्राम, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का प्रोग्राम है। SAR याद रखिएगा, सिंथेटिक अपर्चर राडार। इसके अलावा जब ये डेटा मिलता है इन सैटेलाइट्स के थ्रू, उनके थ्रू, तो फिर उसको एक प्लेटफॉर्म में यूज़ किया जाता है जिसको हम क्लाउड प्लेटफॉर्म बोलते हैं, गूगल अर्थ इंजन। गूगल अर्थ इंजन में वो सारा डेटा डालते हैं और फिर वहाँ से होता है बिग डेटा एनालिटिक्स। बिग डेटा एनालिटिक्स मतलब बहुत सारे डेटा में से आप काम का डेटा जब छांट के अलग कर देते हो उसको बोलते हैं बिग डेटा, ठीक है ना। तो दैट इज़ द बिग डेटा एनालिटिक्स। तो ये भी आपको बताना जरूरी था। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। अब हम आ गए हैं अपने FAQ पेज में जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे क्या क्या मेन इश्यूज़ हैं आज के। तो हम 3 इश्यूज़ डिस्कस करेंगे। बेसिकली 2 ही इशू हैं, एक फार्म बिल का और लेबर लॉस का, और एक सेस के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन है तो वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। एंड लेट्स सी क्या है उसके बारे में। अब आगे मूव करते हैं, एडिटोरियल सेक्शन में आते हैं। आज जो एडिटोरियल्स हम डिस्कस करेंगे, पहला है फार्म बिल्स, हु गेन्स एंड हु लूजेस। तो ये जो आर्टिकल है ये लिखा गया है रिसेंटली जो 3 फार्म बिल्स पास किए गए हैं। पहला था फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन फैसिलिटेशन बिल 2020। इसके अलावा दूसरा है द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल 2020। इसके अलावा एसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट बिल 2020। अब यहाँ 2-3 चीज़ें हैं जो इन एक्ट्स के थ्रू की गई है और बहुत सारा अपोज इसका किया जा रहा है, चाहे पंजाब हो चाहे हरियाणा हो। हम देखेंगे कि क्या रीज़न है इसके कि क्यों अपोज किया जा रहा है और क्या इससे आने वाले समय में क्या नुकसान हो सकता है, क्या फ़ायदा हो सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल, जो कि अलाउ करता है फार्मर्स को टू सेल देयर हार्वेस्ट आउटसाइड द नोटिफाइड एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटीज, यानी कि जो APMC मंडीज़ हैं उनके बाहर भी वो बेच सकते हैं, प्राइवेट में भी। ओके, सो फार्मर्स आर अलाउड टू सेल देयर हार्वेस्ट आउटसाइड द नोटिफाइड APMC मंडीज। तो APMC मंडीज के बाहर भी वो अपने प्रोड्यूस को बेच सकते हैं, ठीक है ना। पहले APMC मंडीज में बेचना पड़ता था तो होता क्या था कि कई बार मंडी के अंदर ही कार्टेल करके इनके प्राइसेस को कम कर दिया जाता था, तो फार्मर्स को नुकसान क्या होता था कि कम प्राइस में बिकता था। लेकिन अब अगर APMC मंडी के बाहर भी वो बेच सकते हैं तो इससे ये स्पेकुलेशन लगाया जा रहा है कि फार्मर्स को उससे ज़्यादा पैसे मिलेंगे, पहले जितने मिलते थे उससे ज़्यादा उनको पैसे मिलेंगे, ठीक है ना। अब APMC मंडीज में एक और नुकसान ये होता था कि दे हैड टू पे स्टेट टैक्सेस और फीस। पहले उनको स्टेट टैक्स फीस देनी पड़ती थी, तो उससे क्या होता था कि उनको जितना मिलता था उसका फिर कुछ हिस्सा टैक्सेस और फीस के रूप में भी देना पड़ता था। बट अब क्या हो गया है, नाउ जब वो बाहर सेल करेंगे तो दिस विल बी फ्री ऑफ दैट स्टेट टैक्स और फीस।
तो इससे उनको और ज़्यादा पैसा मिलेगा, तो रिम्यूनरेशन का बढ़ जाएगा। फिर दूसरा है द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइजेस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल 2020। ये फैसिलिटेट करता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को एंड डायरेक्ट मार्केटिंग को। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एंड डायरेक्ट मार्केटिंग को रेगुलेट करने के लिए बिल आया है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को रेगुलेट करेगा एंड डायरेक्ट मार्केटिंग, जो कि मतलब कि एपीएमसी मंडीज में फीस या इन सब के बजाय आप डायरेक्टली दे सकते हैं, डायरेक्ट मार्केटिंग उसके अंतर्गत है। फिर एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल 2020 है, जो कि डीरेगुलेट करता है प्रोडक्शन, स्टोरेज, movement and sale of several major foodstuff including cereals, pulses, edible oils and onion except in the case of extraordinary circumstances। मतलब कि एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल 2020 का है कि कुछ चीज़ें जैसे कि सेरल्स थे, पल्सेस थे, एडिबल ऑयल्स थे, अनियन था, ये डीरेगुलेट हो गए हैं। अब अगर आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि डीरेगुलेट का मतलब क्या होता है, डीरेगुलेट का मतलब होता है कि पहले क्या होता था कि गवर्नमेंट इनको रेगुलेट करती थी, मतलब गवर्नमेंट बोलती थी कि इससे ज़्यादा इसका प्राइस नहीं होना चाहिए, इससे कम इसका प्राइस नहीं होना चाहिए, तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन जब तक रहता है तो वो रेगुलेटेड प्राइस होती है। लेकिन जब आप किसी कमोडिटी का प्राइस मार्केट पर छोड़ देते हो, मार्केट डिपेंडेंट कर देते हो कि मतलब मार्केट अगर रहेगा उसके फेवर में तो उस कमोडिटी का प्राइस कितना भी बढ़ सकता है, तो वो हो जाता है डीरेगुलेशन। मतलब डीरेगुलेशन का मतलब है कि आपने उसको मार्केट के ऊपर छोड़ दिया, मार्केट डिपेंडेंट कर दिया। रेगुलेटेड चीज़ का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट ने बता दिया कि भाई इससे ज़्यादा प्राइस नहीं बढ़नी चाहिए या इससे कम नहीं होनी चाहिए, एक रेंज दे दी, तो वो रेगुलेटेड प्राइस है। लेकिन डीरेगुलेटेड मतलब कि प्राइस कितना भी बढ़ सकता है। तो इसका फायदा ये होता था पहली बार कि पहले कैपिंग हो जाती थी कि जैसे अनियन है, इसकी है, इन सब की प्राइसेस इससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकती हैं, तो पहले कैप रहता था, तो फार्मर्स को उतना पैसा नहीं मिल पाता था। बट इसका एक नुकसान भी है। नुकसान ये है कि अगर अब डीरेगुलेट हो जाएगा तो मार्केट में तो प्राइस घट भी सकता है ना, तो घटने के समय में फिर इंटरवेंशन गवर्नमेंट का पहले रहता था, लेकिन अब वो इंटरवेंशन नहीं रहेगा, तो इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इंपैक्ट हैं इस चीज़ के। अब अगला जो सबसे बड़ा सवाल है, क्या एमएसपी कंटिन्यू रहेगा? जो फार्मर्स सबसे अधिक प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो इस पे कर रहे हैं कि एमएसपी, तो मैं सिंपल सी चीज़ आपको बताता हूँ कि एमएसपी का कोई भी स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं है इंडिया में। मतलब कि कोई भी ऐसा एक्ट नहीं जो बोलता है कि एमएसपी लगाओ, ये गवर्नमेंट का खुद का इंटरवेंशन है कि वो लगा रहे हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस वो दे रहे हैं, ओके। तो ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, ना ही इस एक्ट में ना ही इन बिल्स में कोई ऐसा प्रावधान नहीं कि एमएसपी हटाया जाए या लाया जाए। तो सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट का जब तक मन करेगा तब तक वो एमएसपी देता रहेगा, चाहे वो फिर वो ये बिल्स रहें या ना रहें, ठीक है ना। सिंपल सी बात ये थी कि एमएसपी गवर्नमेंट जैसी दे रही है वैसे ही देता रहेगा। अगर वो आज चाहे ले एमएसपी नहीं देना तो वो आज भी हटा सकता है, बिना इन बिल्स के भी वो हटा सकता है, क्योंकि एमएसपी का कोई भी लीगल बेसिस या स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं है। केवल एक चीज़ का स्टैट्यूटरी बैकिंग है, वो है एफआरपी का, यानी फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइसेस, जो कि शुगर केन यानी गन्ने के लिए होता है कि शुगर मिल्स को पे करना है। अदरवाइज एमएसपी जो 23 क्रॉप्स में दी जाती है उसका कोई भी स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं है इंडिया में, याद रखिएगा आप ये चीज़, है ना। कई बार आपको कंफ्यूज कर सकता है कि एमएसपी का प्रावधान इसमें है उसमें है। एमएसपी का कोई भी प्रावधान स्टैट्यूटरी या लीगल बेसिस में इंडिया में नहीं है। इट्स जस्ट अ गवर्नमेंट इंटरवेंशन जो कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस देता है। सोइंग के पहले वो डिसाइड करते हैं। एमएसपी कौन डिसाइड करता है? सीएसीपी का रिकमेंडेशन होता है, और सीएसीपी खुद एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, ये भी याद रखिएगा, सीएसीपी खुद एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। तो सीएसीपी इसको डिसाइड करता है, और सीसीई यानी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जो है फाइनली इसको रिकमेंड करता है, इसका अप्रूवल देता है, ठीक है ना। तो दीज आर द थिंग्स विच यू शुड रिमेंबर फ्रॉम योर माइंड साइड। और इसको हटाने के लिए तो वो कभी भी हटा सकते थे, तो बिल्स के ऊपर ज़रूरी नहीं है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहा जाता है कि होगा क्या कि ये माना जा रहा है कि जब एपीएमसी रेलिवेंट नहीं रह जाएंगे, क्योंकि एपीएमसी के अलावा आप बाहर भी आप ट्रेड कर सकते हो, तो एपीएमसी रेलिवेंट नहीं रह जाएंगे। तो इसका नुकसान क्या होगा कि स्टेट्स को जो पैसा मिलता था एपीएमसी के थ्रू, फीस या स्टेट फीस अब लगाते थे, वो स्टेट्स को नहीं मिलेगा, तो स्टेट्स का रेवेन्यू और ज़्यादा घट जाएगा। फिर एक इसका अपोजिशन ये भी किया जा रहा है कि ये स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर, और वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो इतना ज़्यादा उसमें दखल अंदाजी कर रहा है। एक चीज़ और ऑथर ने यहाँ पे कही है, लेकिन एमएसपी का हटना या ना रहने का, एक ऑथर ने कहा कि सेंटर ओनली परचेजेस पैडी, वीट एंड सेलेक्टेड पल्सेज इन लार्ज क्वांटिटीज, एंड ओनली 6% ऑफ द फार्मर्स एक्चुअली सेल देयर क्रॉप्स एट एमएसपी रेट। केवल 6% ही फार्मर्स हैं जो कि एक्चुअली एमएसपी रेट्स में चीज़ें बेचते हैं। ये शांता कुमार कमेटी थी, जिसने कि शांता कुमार कमेटी बनाई गई थी एग्रीकल्चर इसके ऊपर, और उसने ये चीज़ बताई थी कि केवल 6% ही फार्मर्स हैं जो कि एक्चुअली एमएसपी रेट्स में सेल करते हैं, ठीक है ना। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपको याद रखने की, 94% जो फार्मर्स हैं वो कहीं और ही बेचते हैं ऑलरेडी, ठीक है ना। सो दीज आर द थिंग्स। अब जैसे एक और चीज़ मैंने आपको बिहार का केस बताया कि बिहार ने एपीएमसी मंडीज़ को बैन कर रखा है, 2006 से ही बैन कर रखा है। तो वहाँ पे जो फार्मर्स की इनकम थी वो डिक्रीज होने लगी थी फ्रॉम 2006, जब से उन्होंने एपीएमसी को बैन किया था। तो ये भी इसलिए भी इसका अपोज किया जा रहा है कि बिहार का एग्जाम्पल बहुत अच्छा नहीं रहा है, बिहार का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं रहा है, इस कारण से लोग इसका
अब ये कुछ स्टेट्स में बहुत ज़्यादा वोसिफेरस है ये प्रोटेस्ट, पंजाब हरियाणा को ले लो। तो क्यों ऐसा है? क्योंकि अकॉर्डिंग टू द एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री मोर देन 85% ऑफ व्हीट एंड पैडी ग्रोन इन पंजाब एंड 75% इन हरियाणा इज ब्रॉट बाय द गवर्नमेंट एट एमएसपी रेट। तो 85% से ज़्यादा व्हीट और पैडी जो पंजाब का है और 75% से ज़्यादा जो हरियाणा का है वो एमएसपी रेट्स पे जाता है। इसलिए फार्मर्स जो इस स्टेट्स के हैं वो काफ़ी ज़्यादा इसका अपोज कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि एमएसपी रेट हट जाएंगे फिर वो परेशान हो जाएंगे। ठीक है ना। सो दीज आर द थिंग्स विच आर देयर। और ये मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। डीरेगुलेशन का मैंने आपको बता दिया कि उसका फ़ायदा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। ठीक है ना। एंड स्टेट्स का मैंने आपको कंसर्न बता दिया कि स्टेट्स को जो रेवेन्यू मिलता था स्टेट फीस लगा करके, जो फीस एपीएमसी मंडी चार्ज करती थी, उसका उनको वो चीज़ नहीं मिलेगा। ठीक है ना। दूसरा जो आर्टिकल है चेंजेस इन द लेबर लॉ। लेबर लॉ में क्या चेंज किए गए हैं? तो लेबर लॉज में बहुत सारे चेंज किए गए हैं। इट डिफाइंस वर्कर्स टू इंक्लूड, देखो सबसे पहले वर्कर की डेफिनेशन क्या है? वर्कर की डेफिनेशन ये है कि वर्कर इज समवन बिसाइड्स ऑल पर्सन्स एम्प्लॉयड इन अ स्किल्ड और अनस्किल्ड मैनुअल, टेक्निकल, ऑपरेशनल एंड क्लरिकल कैपेसिटी, सुपरवाइजरी स्टाफ, ड्रॉइंग अप टू ₹18,000 अ मंथ एज सैलरी। जो इससे 18,000 तक की सैलरी ले रहा है और इस तरीके के काम टेक्निकल, मैनुअल, अनस्किल्ड, स्किल्ड, ऑपरेशनल, क्लरिकल कैपेसिटी में काम कर रहा है, वो हर व्यक्ति एक वर्कर में आता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे एक और चीज़ है जो नई चीज़ है, पहले मैं आपको बताता हूँ कौन सा एक्ट है। तो द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, जो अभी इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड आया है, उसमें क्या कर रहा है? कंबाइन करता है 3 लॉज को। कौन कौन से? ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 को, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946 को एंड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 को। याद रखिएगा इंडस्ट्रियल रिलेशन जो कोड था वो 3 एक्ट्स को मिला करके बन रहा है। जैसे कोड ऑन वेजेस जो लास्ट ईयर पास हुआ था वो 4 उनको था, मिनिमम रेम्यूनरेशन है ना, इक्वल रेम्यूनरेशन, ये सब चीज़ें इन एक्ट्स को मिला करके था, वो 4 था कोड ऑन वेजेस। इसी तरीके से जो आपका इंडस्ट्रियल कोड रिलेशंस कोड है वो 3 को मिला करके है। द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1946 एंड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947। फिर एक और चीज़ की गई है कि इसमें नए वाले एक्ट में कि एक फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट which is giving employers the flexibility to hire workers based on requirement through a written contract। मतलब फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट मतलब कि एक रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू उनको एम्प्लॉय किया जाएगा। तो जो ये फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयज़ हैं दे शुड बी ट्रीटेड ऑन पार विद द परमानेंट वर्कर्स। तो ये भी एक प्रावधान इंडस्ट्रियल कोड में लाया गया है कि जो ये फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट में रहेंगे दे शुड बी ट्रीटेड इक्वली विद दोज हु आर परमानेंट वर्कर्स। ठीक है ना। इन टर्म्स ऑफ आवर्स ऑफ वर्क, इन टर्म्स ऑफ वेजेस, इन टर्म्स ऑफ अलाउंसेस एंड अदर बेनिफिट्स। ठीक है ना। तो ये सारे बेनिफिट्स, ग्रेचुटी के बेनिफिट हो गए, ये सारे भी आपको फिक्स्ड एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयज़ को भी देने पड़ेंगे जैसा कि आप अपने परमानेंट एम्प्लॉयज़ को देते हो। अब एक जो सबसे कंटेंशियस इशू है वो ये है कि जैसे पहले जो था, जो 2019 का बिल था, 2019 में भी एक बिल आया था, उसमें ये बोला गया था कि अगर किसी इस्टेब्लिशमेंट में या किसी इंडस्ट्री में, किसी इस्टेब्लिशमेंट में अगर 100 से ज़्यादा लोग हैं, 100 से ज़्यादा लोग हैं, तो वहाँ पे फिर आपको गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा कि आपके यहाँ कैसे क्लासिफिकेशन ऑफ वर्क है, कैसे आप उनको एम्प्लॉय करते हो, कैसे पीरियड ऑफ आवर्स हैं, वर्क के कितने हॉलीडेज़ हैं, कितने पे डेज हैं, कितने शिफ्ट हैं, कितनी अटेंडेंस है, कैसे लीव की कंडीशन है, कैसे टर्मिनेशन कंडीशन है, आपको सब गवर्नमेंट को देना पड़ता है अगर 100 से ज़्यादा। ये 2019 के बिल में था, लेकिन जो कोड फाइनली पास हुआ उसमें 300 कर दिया गया। मतलब कि अब वो चीज़ 100 से बढ़ा करके 300 कर दी गई। अगर आपके इस्टेब्लिशमेंट में 300 से ज़्यादा लोग हैं तब आपको ये सारी चीज़ें बतानी पड़ेंगी गवर्नमेंट को, और 300 से कम में आप बहुत इजीली हायर फायर कर सकते हो, हायर एंड फायर कर सकते हो। तो ये एक सबसे कंटेंशियस इशू है जो कि रहा है कि पहले क्या था कि 100 से ज़्यादा एम्प्लॉइज़ अगर है तभी आपको बताना पड़ता था गवर्नमेंट को कि व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ वर्क, व्हाट इज़ पे डे, व्हाट इज़ लीव, व्हाट इज़ रिट्रेंचमेंट, किस तरह से आप हटा रहे हो, सारी चीज़ें उनको 100 से ज़्यादा में देना पड़ता था। बट अब कॉर्पोरेट्स को फ़ायदा देने के लिए ये 100 से बढ़ा करके 300 कर दिया गया है। ठीक है ना। नाउ व्हाट इज अबाउट द ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन के बारे में क्या कहा गया है? तो व्हेन देयर इज मोर देन वन ट्रेड यूनियन, अगर एक से ज़्यादा ट्रेड यूनियन है किसी एस्टेब्लिशमेंट में, तो जो सोल निगोशिएटिंग यूनियन रहेगा वो उसको मिलेगा जिसमें 51% ऑफ द एम्प्लॉयज़ हैं। मतलब 51% ऑफ द एम्प्लॉयज़ अगर किसी यूनियन के हिस्से में हैं तो वही सोल यूनियन रहेगा, दूसरे यूनियंस को नहीं निगोशिएशन का पावर दिया जाता है। पहले 2019 के बिल में ये 75% की कंडीशन थी कि अगर आप 75% एम्प्लॉयज़ हैं किसी यूनियन का हिस्सा तो ही उसको निगोशिएशन का पावर दिया जाएगा। ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा आपने देखा होगा कि अगर कोई यूनियन नहीं है,
कोई यूनियन इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर, मतलब मान लो 3 यूनियन है किसी इस्टेब्लिशमेंट में, लेकिन एक में 50 है, एक में 30 है और एक में 20% एम्प्लॉयज़ हैं, तो ये इसमें कोई भी 51% के क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहा ना, नो वन इज़ फुलफिलिंग द क्राइटेरिया 51%। तो इसमें जो निगोशिएशन का पावर है वो एम्प्लॉयर क्या करेगा, एक निगोशिएटिंग काउंसिल बनाएगा जिसमें रिप्रेजेंटेटिव्स रहेंगे अलग अलग यूनियन के, वो 50 वाले के भी रहेंगे, 30 वाले के भी रहेंगे और 20 वाले के भी रहेंगे, ठीक है ना, विद ओनली दोज विद एटलीस्ट 20% ऑफ द एम्प्लॉइज। तो केवल उन्हें, मान लो अब 4-5 होती है और किसी में 20% से कम होते तो उनको नहीं लिया जाता, ठीक है ना, ये भी आपको याद रखना, उनको नहीं लिया जाता। दीज आर द कंडीशंस जो कि इशू है बेसिकली। और स्ट्राइक्स के बारे में भी कुछ बोला जाता है, तो स्ट्राइक्स के लिए द कोड प्रोहिबिट्स द स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स इन ऑल द इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट विदाउट नोटिस। मतलब ये कोड ने कहा है कि कोई भी इंडस्ट्री में यूनियन लॉकआउट या स्ट्राइक नहीं कर सकता है जब तक कि वो अपनी प्रॉपर नोटिस ना दे, नोटिस देनी पड़ेगी। नोटिस कैसे, नो यूनिट शैल गो ऑन स्ट्राइक इन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट गिविंग अ नोटिस ऑफ 60 डेज बिफोर अ स्ट्राइक। तो 60 दिन पहले आपको स्ट्राइक के नोटिस देनी पड़ेगी, या फिर 14 दिन विदिन 14 डेज ऑफ गिविंग सच अ नोटिस और बिफोर द एक्सपायरी ऑफ एनी डेट गिवन इन द नोटिस ऑफ फॉर द स्ट्राइक, ठीक है ना, मतलब जो भी आपने डेट दी उसके एक्सपायर होने के पहले, और 14 दिन विदिन 14 डेज ऑफ गिविंग सच अ नोटिस, और विदाउट गिविंग नोटिस 60 डेज बिफोर द स्ट्राइक, ये कंडीशन याद रखेगा। फर्दर देयर शुड बी नो स्ट्राइक ड्यूरिंग एनी कंसिलिएशन प्रोसीडिंग। जब कंसिलिएशन प्रोसीडिंग चल रही होगी तो कोई भी स्ट्राइक नहीं होनी चाहिए, या विद इन 7 डेज ऑफ द कंक्लूजन ऑफ सच प्रोसीडिंग, या 7 दिन बाद भी, कंक्लूड होने के 7 दिन बाद भी नहीं देनी चाहिए, आपको स्ट्राइक नहीं करनी है, ठीक है ना। और ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग बिफोर एन नेशनल ट्रिब्यूनल और 60 डेज आफ्टर द, या ट्रिब्यूनल बनने के पहले, प्रोसीडिंग के पहले, या उसके जजमेंट के 60 दिन तक आपको नहीं देना है, ठीक है ना। लॉकआउट के लिए भी वही सेम कंडीशंस हैं। तो दीज आर द थिंग्स विच यू शुड रिमेंबर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, एंड ये सारी चीज़ आप दिमाग में बैठा करके रखिएगा। और सेस के बारे में तो मैंने आपको कल बताया था, वही चीज़ है कि सेस जो होता है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है। सेस इज अ टैक्स ऑन द टैक्स, ये टैक्स ऑन टैक्स कहलाता है, टैक्सेबल इनकम पे नहीं लगता है। जैसे मान लो 100 रुपये इनकम थी और 30% का टैक्स लगा, तो 30 रुपये टैक्स हो गया, तो ये 30 रुपये पे जो टैक्स लगता है वो सेस कहलाता है। ये किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए होते हैं, एंड स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही आप इसको खर्च कर सकते हैं, किसी दूसरे पर्पस के लिए खर्च नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। और सेस जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और इससे जो इसका जो मिलता है जो भी इस सेस के थ्रू, वो स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ शेयर करना ज़रूरी नहीं है, मतलब कोई स्टेट गवर्नमेंट के साथ शेयर नहीं किया जाता है। तो दीज आर द थिंग्स व्हिच यू शुड रिमेंबर। दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कीप लविंग, कीप सर्विंग। थैंक यू, नाइस डे।